क्या कभी आपने सोचा है कि जिस समाज ने 500 साल तक भारत की सीमाओं पर अपनी छाती अड़ा दी ताकि अरब के आक्रांता इस देश की मिट्टी को छू न सके, उसी समाज को आज की किताबों और फिल्मों में अहंकारी, शोषक और विफल क्यों दिखाया जाता है? उसे खलनायक किसने बना दिया? इतिहास के पन्नों के साथ एक ऐसी हेरा फेरी की गई जिसने रक्षकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस वीडियो में मैं उसी इकोसिस्टम और उन्हीं इतिहासकारों के गठजोड़ का पर्दाफाश करूंगा जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत राजपूत इतिहास को खलनायक के ढांचे में ढाल दिया। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत पर शासन करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने राजपूतों को एक ऐसी लड़ाकू जाति के रूप में चित्रित किया जो आपस में ही लड़ते रहते थे। जेम्स टॉड जैसे विद्वानों ने जहां उनकी वीरता की प्रशंसा की, वहीं अन्य अंग्रेज लेखकों ने उन्हें प्रगति विरोधी और सामंती व्यवस्था का प्रतीक बताकर पेश किया ताकि भारतीय समाज के भीतर ही उनके प्रति अविश्वास पैदा किया जा सके। देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास के लेखन पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। इस विचारधारा में वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता दी गई। राजपूत शासकों को केवल शोषक सामंत के रूप में दिखाया गया। उनके द्वारा कला, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदानों को अक्सर वर्ग हितों की रक्षा के रूप में सीमित कर दिया गया। इतिहास की किताबों में मुगलों और अन्य आक्रांताओं के प्रशासनिक सुधारों पर तो जोर दिया गया, लेकिन राजपूत राजाओं के प्रतिरोध और उनकी युद्ध नीति को अक्सर अनावश्यक संघर्ष या हार के रूप में पेश किया गया। आधुनिक समय में फिल्मों और वेब सीरीज ने इस खलनायक वाली छवि को सबसे ज्यादा हवा दी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में राजपूत पात्रों को अहंकारी, जिद्दी व दमनकारी ठाकुरों के रूप में पेश किया गया, उनको निश्चित रूप में दिखाया गया। कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा कि पद्मावत जैसी फिल्मों को लेकर हुए विवाद इस बात का प्रमाण है कि जब ऐतिहासिक नायकों के चित्रण में रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर तथ्यों को बदला जाता है तो समाज उसे अपनी विरासत पर हमला मानता है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में सत्ता समीकरण बदलने के साथ ही कई बार ऐतिहासिक नायकों का उपयोग वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया गया। इस प्रक्रिया में राजपूतों के इतिहास को अभिजात्यवाद का प्रतीक बताकर उसे हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई ताकि नए राजनीतिक विमर्श पैदा किया जा सके। वामपंथी इतिहासकार अक्सर भारत का इतिहास 1192 के तराइन युद्ध से शुरू करते हैं ताकि वे दिखा सके कि विदेशी आक्रांता अजेय थे, लेकिन वे 1712 ईस्वी से 1192 ईस्वी के बीच के उन 500 सालों को खा जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी किताब एंशिएंट इंडिया में साफ तौर पर लिखते हैं कि प्रतिहार राजा नागभट्ट और मेवाड़ के बप्पा रावल ने अरबों को वह करारी शिकस्त दी थी कि वे सालों तक सिंध के आगे कदम नहीं बढ़ा सके। भूगोल गवाह है कि आक्रांता हमेशा पंजाब की ओर से आए, राजस्थान की ओर से नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अरावली की पहाड़ियां और थार के रेगिस्तान में राजपूतों की तलवारें उनका कब्रगाह बना देगी। क्या यह साजिश नहीं है कि हमें गजनवी की लूट तो पढ़ाई गई, लेकिन उसे खदेड़ने वाले राजा भूज और बेघरा राज चौहान का पराक्रम गायब कर दिया गया। आखिरकार वामपंथियों को राजपूतों से इतनी चिढ़ क्यों थी? इसके पीछे उनका मार्क्सवादी चिंतन है। इरफान हबीब और सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों ने इतिहास को देशभक्ति की बजाय वर्ग संघर्ष की नजर से देखा। उन्होंने राजपूतों को केवल जमींदार और शोषक बताया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यही राजपूत राजा युद्ध के समय अपनी जनता के लिए ढाल बनता था, यानी यह सामंतवाद का झूठा आरोप था। उन्होंने सैन्य विफलता का नैरेटिव भी बनाया। रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने राजपूतों की वीरता को मिथक और उनकी हार को जातिवाद का नतीजा बताया। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने
अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में इस झूठ का खंडन किया है। उन्होंने प्रमाण दिया है कि राजपूतों की हार का कारण कायरता नहीं बल्कि उनकी युद्ध नीति में नैतिकता का अत्यधिक पालन था, जैसे कि भागते हुए दुश्मन पर वार न करना या शरण में आए हुए व्यक्ति की हर हालत में मदद करना। यह हिंदू सनातन सभ्यता के मानक बहुत ही उच्च श्रेणी के मानव सभ्यता से प्रेरित थे। जो काम वामपंथी कलम ने किया उसे सिनेमा ने और आगे बढ़ाया। दशकों तक बॉलीवुड फिल्मों में ठाकुर शब्द का इस्तेमाल एक जालिम, शराब पीने वाले और गरीबों को सताने वाले और व्यभिचारी व्यक्ति के लिए किया गया। अब विरोधाभास भी देखिए, वे यह कभी नहीं दिखाते कि इन्हीं ठाकुरों ने सदियों तक अपनी जागीरें बेच दी ताकि मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके और परंपराएं जीवित रहें। और जौहर का ये वामपंथी इतिहासकार अपमान करते रहे। जौहर को पिछड़ी सोच कहा गया, जबकि सच तो यह है कि मल्लेश्वर बर्बर आक्रांताओं और इस्लामी आक्रांताओं की गुलामी और उनके हरम में जाने से बेहतर स्वाभिमान की मौत को चुनना था, क्योंकि इस्लामी आक्रांता तो मृत औरतों के शरीर से भी दुष्कर्म करते थे। और यदि इसका आपको प्रमाण देखना है तो पाकिस्तान में जाइए, जहां कब्रिस्तानों से लड़कियों की मृत लाश को लाकर उनके साथ रेप कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में कब्रों पर, खासतौर पर महिलाओं की कब्रों पर ताले लगाए जाते हैं ताकि कोई खोद कर उनके साथ दुष्कर्म न करे। और इस पूरी जो अरबों की, लुटेरों की, तुर्कों की, मुगलों की, सभी की जो लुटेरी सभ्यता थी, वे बच्चों और महिलाओं तक को छूटते नहीं थे, वे दुष्कर्म करते थे। इसलिए इसे बचने के लिए जौहर किया जाता था। क्या आपको मालूम है कि राजपूत काल में ही भारत में विकेंद्रीकृत शासन सबसे मजबूत था? इतिहासकार A.S. अल्तेकर कहते हैं कि उस समय की ग्राम पंचायतें आज से कहीं ज्यादा स्वायत्त थी। राजपूतों को अनपढ़ योद्धा दिखाने वालों ने कभी खजुराहो के मंदिर, चित्तौड़ के विजय स्तंभ या ओसिया के वास्तुशिल्प पर बात नहीं की। वह काल भारत के आर्थिक उत्कर्ष का काल था, जहां व्यापार और धर्म दोनों सुरक्षित थे। राजपूतों को खलनायक बताना दरअसल भारत की प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर दिखाने की सोची साची समझी एक साजिश थी, ताकि भारतीय लोग अपनी जड़ों पर गर्व करना छोड़ दें, खासतौर पर हिंदू सभ्यता के लोग। राजपूतों को खलनायक बनाने की साजिश सीधे तौर पर किसी एक पुस्तक में नहीं मिलती, बल्कि यह लेखन की शैली है, नैरेटिव बिल्डिंग है, इसमें छिपी है। जहां एक और उनके बलिदानों को मृत्युबोध कहकर छोटा किया गया, वहीं उनके द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे पंचायतों को संरक्षण और स्थापत्य कला की अनदेखी की गई। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो कई आधुनिक इतिहासकारों ने पृथ्वीराज चौहान व महाराणा प्रताप जैसे नायकों से जुड़ी लोक कथाओं को कोल कल्पित बताकर खारिज कर दिया। जब वीरता की कहानियों को मिथक घोषित किया जाए तो गौरव का भाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। सामंतवाद का उन्होंने बहुत सरलीकरण कर दिया। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सामंतवाद को केवल एक बुराई के रूप में पढ़ाया गया। चूंकि राजपूत इस व्यवस्था के शिखर पर थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से खलनायक के रूप में पेश करना आसान हो गया। रोमिला थापर और अन्य समकालीन इतिहासकारों पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने भारतीय इतिहास को यूरोपीय मानकों पर तोला, जहां स्थानीय प्रतिरोध को अक्सर सांप्रदायिक या प्रगति विरोधी रंग दे दिया गया। राजपूत को खलनायक बताना दरअसल भारत की प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर दिखाने की सोची साची समझी एक साजिश थी, ताकि भारतीय लोग अपनी जड़ों पर गर्व करना छोड़ दें, खासतौर पर हिंदू सभ्यता के लोग। लेकिन सत्य शिलालेखों में दर्ज है, लोक गीतों में जिंदा है और आज के नए शोधों में बाहर आ रहा है। इतिहास को किसी एजेंडा की जरूरत नहीं होती, उसे केवल प्रमाणों की जरूरत होती है। और प्रमाण अब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यदि राजपूत न होते तो आज भारत का भूगोल और संस्कृति दोनों ही कुछ और होते। और राजपूतों के इतिहास को विकृत करने का काम वामपंथी इतिहासकारों ने सोची समझी राजनीति के तहत किया, साजिश के तहत किया। राजपूतों ने अपनी जान देकर भी शरणागतों की रक्षा की, जैसे हमीर देव चौहान
इसे वामपंथियों ने मूर्खतापूर्ण जिद कहा, जबकि यह उच्च नैतिक मूल्यों का परिचय था। वामपंथी चिंतन ने जानबूझकर इतिहास के उन पन्नों को फाड़ दिया जहां राजपूतों ने भारत को इस्लामी साम्राज्य बनने से सदियों तक रोके रखा। उन्हें खलनायक बनाना एक सोची समझी साजिश थी ताकि भारतीय समाज को आत्मग्लानि से भर दिया जाए। अब इतिहास के नए शोधार्थियों का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वे इस झूठे इतिहास को कूड़े के ढेर में डालकर नए साक्ष्यों के आधार पर इस विकृत इतिहास का शुद्धिकरण करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।